की बेरोजगारों को रोजगार देने, शिक्षा कर्मियों को स्थायीकरण करने, विद्यालय में रसोईया कर्मियों को स्थायी करने एवं विद्युत विभाग में लंबे समय से ठेकेदारों द्वारा कार्मिकों को मात्र 5,000 से 6,000 रुपये मासिक दिया जाता है। उक्त सभी कार्मिक अपने परिवार को चलाने के लिए खतरा मोल लेकर बिजली का कार्य करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विद्युत विभाग में लंबे समय से कार्यरत ठेकेदारों के कार्मिकों को विभाग में समायोजन करते हुए इन्हें स्थायीकरण किया जावे एवं विभाग में कार्यरत कार्मिकों के अनुसार संपूर्ण सुविधा लागू करने की मांग करता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र घाटोल में पिछले 10 दिनों में घंटाली के अंतर्गत एक लाइनमैन की कार्य करते हुए ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई। फिर भी ठेकेदार की कंपनी ने उस परिवार को पूरी सुविधा नहीं दी गई। इसी तरह राजस्थान के अलग अलग जिलों में आए दिन लाइनमैनों की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए इन्हें विद्युत विभाग में स्थायीकरण करने की कृपा करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नामनाथ जी मीना। माननीय सभापति महोदय, ग्राम सेनावदा इटावा जिला कोटा के आबादी विस्तार, सरकारी भवनों की मरम्मत, निर्माण एवं विकास कार्यों बाधित रहने से वन भूमि के अंकन को जनहित में दुरुस्त कर आबादी भूमि में अंकित करने की कार्रवाई करवाने के लिए प्रस्ताव अंतर्गत नियम 295 मान्यवर जिला कोटा में अवस्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय सेनावदा, तहसील पीपलदा में पूर्व से ही स्कूल भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, कच्चे पक्के रास्ते, पंचायत भवन आदि कार्यालय बने हुए हैं। सरकारी भवन एवं निर्माण कार्य पुराने हो जाने से उनके नवीनीकरण, मरम्मत एवं वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक उनकी एवं आबादी विस्तार की आवश्यकता है, किंतु उक्त ग्राम के समीप की समस्त वन भूमि का विभागीय अनदेखी के कारण त्रुटिपूर्ण अंकित हो जाने से समस्त विकास कार्य बाधित है। ग्रामवासी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आदि का लाभ ग्राम के गरीब व्यक्तियों को इस कारण से नहीं मिल रहा है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से भी कार्य करवाए जाना संभव नहीं होने से सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। निर्मित भवनों की होती जा रही जीर्ण अवस्था के कारण दुर्घटनाओं का भी आशंका बनी रहने के कारण इस ग्राम का जनजीवन समस्याग्रस्त तथा अभावपूर्ण है, जबकि नियमों में मरम्मत आदि कार्य किए जाने में कोई रोक नहीं होने से के बावजूद भी विभाग जानबूझकर ग्रामवासियों को परेशान करता रहता है। शमशान आदि जनोपयोगी कार्यों के लिए भी 10 बीघा भूमि का आवंटन की अत्यंत आवश्यकता है। ग्राम सेनावदा इटावा जिला कोटा करीब 700 वर्ष से भी पूर्व से आबाद होने पर भी ग्राम के सरकारी भवनों सहित आमजन के अधिकार एवं आबादी के काम आने वाली करीब 500 बीघा भूमि राजस्व एवं वन विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों की त्रुटि एवं अनदेखी के कारण गलत नाम पर अंकित हुई है। वन अधिनियम के प्रभाव में आने से सैकड़ों वर्ष पूर्व रियासत काल से भी पूर्व से ये ग्राम आबाद है। इस स्थिति में ग्राम सेनावदा एवं उसके आसपास की वन भूमि को रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाकर आबादी भूमि में तब्दील किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। सदियों पुराना ग्राम आबाद ग्राम होने से इस भूमि के बदले राज्य सरकार ने राजकीय भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा सकती है। आम जन के हितों की दृष्टि से यह अत्यंत ज्वलंत एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है। विनम्र अनुरोध है कि ग्राम सेनावदा इटावा जिला कोटा के आसपास की वन विभाग के नाम पर त्रुटि से दर्ज भूमि को आबादी भूमि में अंकित किया जावे। धन्यवाद। श्रीमती शोभा चौहान। माननीय सभापति महोदय जी, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय जी, विषय उपरोक्त
विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत के पश्चिमी क्षेत्र में फसल खराबे के बावजूद राजोला, दुरासनी, शिवपुरा, झुपेलाव, चाड़वास, चौपड़ा, रूपावास, रेपड़ावास, धाकड़ी, धीनावास, सुरायता, गागुड़ा और बिलावास ग्राम पंचायतों के किसानों को क्लेम नहीं मिल पा रहा है, जबकि बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों से बीमा राशि वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। महोदय जी, जब खड़ी फसलें नष्ट हो जाती है तो किसान रोता है, उसके आंसू धरती पर गिरते हैं, लेकिन इन बीमा कंपनियों के आगे सब बेबस हैं। इन कंपनियों ने अपने अलग नियम कायदे बना रखे हैं। मैं कई बार इस मुद्दे को सरकार व प्रशासन के सामने ला चुकी हूं, लेकिन समस्या जस की तस है। मैं इस विधानसभा के मंच से कहती हूं कि अभी भी समय है। माननीय मंत्री जी, संबंधित अधिकारी व जिला कलेक्टर को निर्देशित करें जिससे यह अन्याय रूपी गर्त में धकेले हुए किसानों को यथोचित क्लेम मिले। उनके घरों की रोशनी को मत छीनिए। आज के समय में भी यदि किसी किसान के साथ अत्याचार होता है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री अमीन खां जी। सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत जिला बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क माला भारत माला को गलत रोके जाने बाबत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करता हूँ। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला बाड़मेर की तहसील गढ़ा रोड जैसलमेर जिला के करीब 64 गांव डेजर्ट नेशनल पार्क में आए हुए हैं। जैसलमेर जिले के तनोट से बाड़मेर जिले के सोंदरा, मुनाबा, गागरिया, देदूसर और गुजरात के रणकच्छ तक भारतमाला रोड का राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में काम चल रहा है। इस काम में बाड़मेर जिले की तहसील गढ़ा रोड के ग्राम सोंदरा के पास डेजर्ट नेशनल पार्क में भारतमाला सड़क का काम रुकवा दिया है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क की दादागिरी है, क्योंकि भारतमाला रोड का काम पुरानी डिफेंस रोड, म्याजला और मुनाबा रोड पर जाता है, जो कि डेजर्ट नेशनल पार्क की सीमा से 1 किलोमीटर बाहर है। डेजर्ट नेशनल पार्क वालों से मैंने निवेदन किया तो वो बताते हैं कि पड़ोस में नज़दीक भारतमाला रोड का काम चलना हम उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि यह सेंसिटिव एरिया है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि डेजर्ट नेशनल पार्क की सीमा में ये काम नहीं चल रहा है और भारत की सुरक्षा की महत्वता को लिए देखते हुए भारतमाला सड़क पंजाब तक बनाई जा रही है। डेजर्ट नेशनल पार्क की इस बात को नहीं मानी जाए, इससे बाहर काम भारतमाला का चलता है, इसे चालू रखने की राष्ट्रीय सुरक्षा हित में हुक्म दिया जाए। श्री कुशवीर सिंह। सभापति महोदय, भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रदेश में पिछले 5-7 वर्षों से सरकारी कार्मिक लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने के कारण सरकार द्वारा स्थानांतरण आदेश किए जाते हैं। उन कार्मिकों के जिनके विरुद्ध में भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग व अन्य गंभीर आरोप शिकायतों के बावजूद भी सरकार के स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध संबंधित न्यायालयों से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही कर लेते हैं, जो सरकारी सेवा नियमों के विरुद्ध है। पिछले 3 वर्षों में चिकित्सा विभाग में कई जिलों में इस तरह के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा, निलंबन आदेश एवं स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध स्थगन आदेश लाकर उसी स्थान पर पुनः पदस्थापित होकर निरंकुशता के साथ में शिकायतकर्ताओं को बदले की भावना से प्रताड़ित करते रहे। आदेशों के समक्ष अधिकारियों द्वारा आदेश जारी नहीं होने की या अन्य कमी बताकर स्थगन आदेश प्राप्त कर कार्यवाही कर सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं, जबकि सरकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता उनके विरुद्ध कोई पैरवी नहीं करते हैं। वह इनके अधिवक्ताओं के साथ मिलीभगत कर सरकारी आदेशों पर स्थगन प्रस्ताव होने पर मौन ही रहते हैं। ऐसे अधिकारियों व अधिवक्ताओं के विरुद्ध सरकार के नियमों में संशोधन कर सख्त कार्रवाई करनी
चाहिए, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमती अनीता पटेल। नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि करोड़ों के भ्रष्टाचार में लिप्त बिजली कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से बिजली कंपनियां घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। अनेकों बार मंत्री स्तर के आदेशों के बावजूद कंपनियों द्वारा स्वतंत्र ऑडिट न कराना यह दर्शाता है कि कंपनियों में भ्रष्टाचार का एक दीमक लगा है, जिससे जनता पिसती चली जा रही है। वर्ष 2015-16 में 33 केवी GSS भगवानपुरा AN सर्किल पुष्कर में CIRS-RC दर पर GSS निर्माण कार्य में 33 केवी का 18 केवी का कंडक्टर, डीग टावर, 45 फुट व अन्य सामान JEN कडेल द्वारा संवेदक को फर्जी गेट पास, फर्जी बिल बनाकर भगवानपुरा के बिल प्रमाणित कर फर्जी भुगतान उठा लिया एवं 33 तथा 11 केवी कानस GSS की 12 किलोमीटर देवनगर लाइन का फर्जी कंडक्टर एवं फर्जी मटेरियल का बिल पास कर दिया। उक्त दोनों कार्यों में करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए का गबन अधिकारियों व संवेदक की मिलीभगत से किया गया। उक्त अधिकारी को कार्य में लापरवाही व अन्य कारणों से अनेक बार APO एवं स्थानांतरण भी किए गए। विभागीय जांच में फर्जी बिल प्रमाणित कर भुगतान उठाया जाना प्रमाणित करते हुए पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद न तो अधिकारियों से उक्त गबन की 1 करोड़ 32 लाख की राशि वसूली गई और न ही पुलिस विभाग द्वारा जांच पूरी कर अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई। अतः प्रक्रिया के नियम 295 के तहत दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री संयम लोढ़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सदन में ये विषय रखने का मुझे अवसर देने की कृपा की। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत सिरोही जिले के बरलूट थाना अंतर्गत जाडोली वीर के निर्दोष लिकमाराम देवासी को हत्या के झूठे प्रकरण में फंसाने में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं पीड़ित को 4 वर्ष निर्दोष होने के बावजूद जेल में रखने के मामले में मुआवजा देने के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया है, मेरा उस बाबत ये निवेदन है कि 26/6/18 को नाथाराम रेबारी निवासी झाड़ोली वीर थाना बरलूट जिला सिराही ने नामजद रिपोर्ट धारा 459, 460, 397, 302 और 34 IPC के विरुद्ध उसके गांव के ही लखमाराम व एक अज्ञात व्यक्ति को दी। उसकी मां जो घर पर अकेली थी, हत्या कर घर में 2,50,000 रुपये नकदी व सोने व चांदी के आभूषण तथा घर में रखे कुछ कागजात को लेकर के वो चले गए। आदि रिपोर्ट का प्रकरण पर अनुसंधान किया गया। अभियुक्त लखमाराम पुत्र हरिराम जाति रेवारी झाड़ोली वीर थाना बरलूट को गिरफ्तार किया जाकर के 6/6/18 को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों लोगों के विरुद्ध 459, 460, 302, 34, 397, 109, 113 IPC के तहत आरोप पत्र 23/8/18 को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही के न्यायालय में पेश किया गया। तत्पश्चात महानिर्देशक ATS और SOG जयपुर के पत्र दिनांक 3/5/19 के माध्यम से प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया गया। दोनों एजेंसीज के द्वारा अनुसंधान किया गया। उपलब्ध साक्ष्य व अनुसंधान 4 अन्य मुलजिमों को धारा 459, 460, 302, 34, 397, 109, 113 या IPC में गिरफ्तार किया जाकर के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। शेष अभियुक्त हंसाराम के विरुद्ध धारा 173(8)
सीआरपीसी के तहत में अनुसंधान जारी है। पूर्व में गिरफ्तार शुदा लखमा राम पुत्र हमीरा राम का प्रकरण की वारदात में शामिल नहीं होना पाए जाने पर उसे धारा 169 सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय से रिहाई दिलवाने हेतु कार्यालय अतिरिक्त महानिर्देशक पुलिस एटीएस व एसओजी राजस्थान जयपुर के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही को निर्देशित किया गया। बरलूट थाना तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा ट्रायल कोर्ट माननीय सेशन न्यायालय सिरोही में 9/12/20 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसकी सुनवाई 19/12/20 को हुई, जिसमें माननीय न्यायालय सिरोही द्वारा उक्त रिहाई का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त लिखमा राम रेवारी की माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में बाद सुनवाई अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिनांक दिनांक 17/1/22 को जिला कारागार सिरोही से जमानत पर है। अभी हाल ये है कि लिखमा राम को गिरफ्तार क्यों किया गया, किन कारणों से गिरफ्तार किया गया और कौन लोग थे वो जो गिरफ्तारी में जो इन्वॉल्व थे, उसके बाबत गिरफ्तार करने वाले लिखमा राम को गिरफ्तार करने और न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही द्वारा प्राथमिक जांच करवाई जा रही है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि घटना स्थल पर घटना के दिन ही मौके पर एसपी आ गए थे। एसपी के निर्देशन में गिरफ्तारी हुई, चालान हुआ, फिर एडिशनल एसपी लेवल का अधिकारी अपने एसपी के खिलाफ जांच करेगा क्या? और दूसरा, जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया, जिस अधिकारी ने चालान किया, उसकी सरकार को सब जानकारी है। आपकी पुलिस ने पट्टों से ठोक कर, जूतों से ठोक लाठियों से ठोक कर टट्टी थाने में करवा कर हत्या के मुकदमे में निर्दोष आदमी से दस्तखत करवा दिए, और अब आप मुआवजा देने की घोषणा नहीं कर रहे। एक नौजवान के 4 साल आपकी सरकार ने खराब कर दिए। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत को कि जिन्होंने मेरी प्रार्थना पर एसओजी से जांच करवाई और दूध का दूध और पानी का पानी हो सका। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप मुआवजे की घोषणा करें, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करें। कौन अधिकारी दोषी है, ये बगैर जांच के कैसे तय किया जा सकता है? आपने कहा कि साहब मौके पर एसपी भी पहुंच गया। मौके पे तो पता नहीं कितने आदमी पहुंचे होंगे पुलिस के, एसपी क्यों पहुंचा हुआ, और भी कई पहुंचे होंगे, तो क्या सबके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? सवाल यह है कि अनुसंधान किसने किया? अनुसंधान में अगर मान लीजिए अनुसंधान के बाद में भी उसने दोषी पाया गया और फिर एसओजी ने जो अनुसंधान किया उसमें उसको निर्दोष पा लिया गया, तो सवाल उस पर उठता है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? उसके लिए ये जांच बिठाई गई है। ये जांच कोई एसपी के खिलाफ नहीं बिठाई गई है, ये जांच उस थाना अधिकारी के खिलाफ और अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ, उनके खिलाफ जांच बिठाई गई है। और मैं आपसे फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की मंशा किसी भी निर्दोष को कोई किसी प्रकार की सजा दिलाने का कोई इरादा नहीं है। अगर इरादा होता तो क्यों हम जो है अदालत में ये पेश करते कि साहब ये इसको रिहा कर दिया जाए, इसका केस विड्रॉ कर दिया जाता है। विड्रॉ नहीं हुआ, किसी टेक्निकल कारण से विड्रॉ नहीं हुआ, क्योंकि गवाहों के बयान चालू हो गए थे। गवाहों के चालू होने पर जो है न्यायाधीश ने कहा कि इस वक्त ये विड्रॉ नहीं हो सकता। लेकिन सरकार की मंशा तो ये थी कि उसको वाकई उसकी जांच आपके कहने पर, आपने तो सीबीआई की जांच मांगी थी, मुख्यमंत्री जी ने एसओजी की जांच दी, एटीएस की जांच दी, उससे आप सेटिस्फाई हो गए, और उसके बाद जो है जांच हुई और जांच में भी उसको निर्दोष पाया गया। ये भी बात सही है, यहाँ पर भी आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ निर्दोष पाया गया। अब सवाल ये आता है कि किस प्रकार से उसको गिरफ्तार किया गया, इंटेंशन था या नहीं था गिरफ्तार करने वाले का। मेन बात वो है कि क्या तो ये मेलिफाइड तो नहीं है। अब इस बात की जांच तो होनी चाहिए ना कि क्या मेलिफाइड है या नहीं है।
इंटेंशन था या उसका गलत इंटेंशन था या नहीं था, इस बात की जांच के लिए मैं आपको कहता हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसकी जांच करवा ली जाएगी। आप सुनना नहीं चाहते मंत्री को, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज आप सुनिए, लेग से आप खड़े हो रहे, डोंट वांट टू हियर इट, बंद करता हूं मैं। ये गलत तरीका बिल्कुल, प्रश्न में पूछे और जवाब नहीं सुनना चाहे। आखिर आपने इस विषय को उठाया है और एक निर्दोष की मदद करने के लिए उठाया है, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने एक अच्छा इश्यू आपके एरिया का उठाया। सवाल यह है कि जब तक जांच नहीं होती कि उसका इंटेंशन क्या था, हो सकता है गलती से भी हो जाता है, कई बार इनोसेंटली हो जाता है, कोई भी काम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है, भूल चूक में हो जाता है, तो इन बातों की जांच तो होगी ना। जांच में 7 दिन के अंदर अंदर करवाने की घोषणा करता हूं और यह भी करता हूं कि अगर जांच में वो आगे पा गया तो निश्चित तौर पर उस पर पुलिस की उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर उसका मेलाफाइड इंटेंशन पाया गया तो। 2018 में कांग्रेस पार्टी की ओर से तब बदलू थाने का हमने घेराव किया था और पूरे समाज को सबको पता था कि ये निर्दोष है। ना आपको हिस्ट्री से क्या संबंध है? आप 7 दिन में जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। ना प्लीज, ये गुंडागर्दी पुलिस की चर्चा समाप्त हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज आप धरना करिए। माननीय चर्चा समाप्त हुई। माननीय कटारिया जी, ध्यान, चर्चा समाप्त हुई। कटारिया जी, माननीय सदस्य, I will name you. You have no right to do it. माननीय सदस्य, I will throw you out. प्लीज, ये घर का काम नहीं है। माननीय सदस्य, आपने मन से नहीं चलेगा, आपके मन से नहीं चलेगा। मार्शल, throw him out. I will not allow it. माननीय पुनिया जी, मैं आपका बेटा प्लीज, आप बेटे, गलत तरीका है या उसको मजाक समझ रखा आपने, ये गलत तरीका बिल्कुल ही। मतलब यू वांट टू इम्पोज एवरीथिंग ऑन द हाउस। आपको मौका दिया, सुनना ही तरीका ठीक नहीं है। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं मैं, आपको राइट है अपनी बात कहने का, सरकार को बात करने का अधिकार है, लेकिन आप कार्रवाई को सदन में नहीं सौंप सकते। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अनप्रेजेंट काम मुझे नहीं करने दें। माननीय कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों के मिलावट को गैर जमानती अपराध घोषित करने एवं दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र सजा दिलाने के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित। मैं सोचता हूँ दूसरा भी साथ पढ़ ले और दोनों का उत्तर एक ही व्यक्ति को देना है। तो प्रदेश में नकली दवाइयों के चलन और नकली दवाइयों की जांच में विलंब के कारण से लोगों के जीवन के साथ खेलने के लिए मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ। मंत्री जी, दोनों ध्यान आकर्षण का दोनों का जवाब तो अलग अलग है अध्यक्ष महोदय, अलग दोनों का ठीक। हाँ ठीक, एक के बाद एक बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए समय समय पर विशेष अभियान तथा होली, दीपावली, रक्षाबंधन इत्यादि पर संचालित किया जा रहा है। शासकीय आदेश संख्या P1/1/2/2020 दिनांक 20/10/2020 यथा आदेश दिनांक 26/10/2020 द्वारा दिनांक 18/11/20 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरंतर चालू है तथा शासकीय आदेश संख्या P1/2/2020/353 दिनांक 17/12/21 के द्वारा राज्य में व्यापक स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान दिनांक 1/1/22 से दिनांक 31/3/22 तक आयोजित किया जा रहा है। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों द्वारा भारत सरकार से प्राप्त नवीनतम दिशा निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों की जांच एवं गुणवत्ता बनाए रखने तथा मिलावटियों को दंडित करने हेतु कार्रवाई निरंतर की जा रही है। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 51 के अंतर्गत अवमानक सब स्टैंडर्ड पाए गए प्रकरणों में अधिकतम 5 लाख रुपए तक
धारा 52 के अंतर्गत ऐप मिश्रित मिसब्रांडेड पाए गए प्रकरणों में अधिकतम 3 लाख रुपए तक, धारा 53 के अंतर्गत भ्रामक मिसलीडिंग पाए गए प्रकरणों में अधिकतम 10 लाख रुपए तक एवं धारा 59 के अंतर्गत असुरक्षित अनसेफ पाए गए प्रकरणों में 6 माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिलावटियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को संबंधित माननीय सीजेएम, एसीजेएम न्यायालय तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एडीएम कोर्ट में विधि अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करवाने हेतु पेश किए जाते हैं। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। भारत सरकार के अधिनियम खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के अंतर्गत असुरक्षित पाए गए खाद्य पदार्थों के प्रकरणों में 6 माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के निहित प्रावधानानुसार पूर्व से ही कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में जनवरी 2019 से जनवरी 22 तक 22,763 नमूने लिए गए, जिनमें से कुल 4,631 नमूने मिलावटी पाए गए। उक्त मिलावटी प्रकरणों में से 2,733 प्रकरणों का माननीय न्यायालय के चालान प्रस्तुत कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में से 935 प्रकरणों को निर्णीत कर 1,82,91,995 रुपये से दंडित किया गया। दिनांक 1/1/22 से 10/3/22 तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत राज्य में कुल 4,982 खाद्य पदार्थों के जांच नमूने लिए गए, जिनमें से 4,935 नमूने जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। इन नमूनों में से 3,766 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच किए नमूनों में से 1,088 नमूने अमानक पाए गए। राज्य में दिनांक 1 जनवरी 22 से रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हेतु कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 22 से 10 मार्च 22 तक राज्य में कुल 96 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु पृथक से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में औषधि नियंत्रण संगठन आमजन को गुणवत्ता युक्त औषधियों की उपलब्धता करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। संगठन के अधिकारियों द्वारा शिकायत, संदेह, गोपनीय सूचना एवं नियमित जांच के तहत विभिन्न प्रकार की औषधियों के नमूने जांच विश्लेषण हेतु उठाए जाते हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं अंतर्गत सृजित नियमावली 1945 के प्रावधानों में मिलावटी औषधियों को अधिनियम की धारा 17A में परिभाषित किया गया है तथा मिलावटी औषधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अधिनियम की धारा 27 में दंडनीय प्रावधान है। राज्य के समस्त जिला एवं सेशन न्यायालयों को उक्त अधिनियम के तहत मिलावटी एवं नकली दवाओं से संबंधित दंडनीय अपराधों के विचारण हेतु अपनी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी की गई है। राज्य में औषधि नियंत्रण संगठन मुख्यालय पर नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया हुआ है तथा संगठन के नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 9/5/19 को फर्म मेसर्स धनवंतरी, हर्बोकेम, केयर ऑफ आयुष राज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, दैमी कला बगरू के द्वारा मेटफॉर्मिन एलोपैथिक मेडिसिन को आयुर्वेदिक दवाओं में मिलावट करने के क्रम में कार्रवाई की गई। पुलिस थाना बगरू में FIR नंबर 290/2/2019 दर्ज करवाई गई। अब माननीय शुरू से आने वाले सदस्य का भी मैं जवाब पढ़ दूं एक साथ ही। प्रदेश में औषधि नियंत्रण संगठन आमजन को गुणवत्ता युक्त औषधियों की उपलब्धता करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। संगठन के अधिकारियों द्वारा शिकायत, संदेह, गोपनीय सूचना एवं नियमित जांच के तहत विभिन्न प्रकार की औषधियों के नमूने जांच विश्लेषण हेतु उठाए जाते हैं। प्रत्येक औषधि नियंत्रण अधिकारी को औषधियों के 6 नमूने प्रति माह एवं 2-2 नमूने होम्योपैथिक औषधियों एवं कास्टेमिक प्रसाधन सामग्री के उठाने के लक्ष्य प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक अधिकारी द्वारा लक्ष्यानुरूप औषधियाँ एवं कास्टेटिक के नमूने जांच हेतु उठाए जा रहे हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम
1940 एवं अंतर्गत सृजित नियमावली 1945 के प्रावधानों में अवमानक व नकली औषधियों का परिभाषित किया गया है। जांच एवं विश्लेषण में औषधियाँ मानक अवमानक कोटि की घोषित होती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO नई दिल्ली के द्वारा अधिनियम के तहत जारी गाइडलाइन के अनुसार 3 श्रेणी में अवमानक कोटि की घोषित औषधि को श्रेणीबद्ध किया गया है। जांच एवं विश्लेषण हेतु उठाए गए नमूनों में से प्रत्येक नमूना अवमानक नकली श्रेणी का नहीं होता है। कुछ औषधियों के नमूने ही अवमानक घोषित होते हैं एवं इन अवमानक कोटि में दवा के शून्य घटक वाली औषधियाँ अथवा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित परिभाषा के अनुसार ही नकली श्रेणी में माना जाता है। प्रदेश में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत वर्तमान में 50,101 दवा विक्रेताओं को औषधि अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें रिटेल, थोक, रिटेल व थोक औषधि विक्रेता इत्यादि शामिल है। प्रदेश में 3 वर्षों यथा 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 जनवरी 2022 तक उठाए गए नमूनों में से कुल 15,122 नमूने जांच किए, जिनमें से 436 नमूने तय मानकों से भिन्न पाए गए। अतः अवमानक घोषित नमूनों का प्रतिशत 2.8 है। औषधियों के निर्माण एवं लाइसेंस संबंधित निर्माता को उस राज्य के औषधि महानियंत्रक भारत द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत औषधि के निर्माण एवं उसके विश्लेषण जांच की सभी सुविधाओं की उपलब्धता के बाद ही जारी किए जाते हैं। बाजार में औषधियाँ बिक्री हेतु उपलब्ध होने से पूर्व उसकी गुणवत्ता की जांच औषधि निर्माता द्वारा स्वयं की प्रयोगशाला अथवा औषधि नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से करवाई जाती है एवं उक्त जांच में मानक कोटि की होने पर ही इन औषधियों का नियमानुसार विक्रय किया जाता है। औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा जांच हेतु औषधियों के नमूने लिया जाना औषधियों की गुणवत्ता का क्रॉस काउंटर चेक की एक प्रक्रिया है। औषधियों के अवमानक कोटि की घोषित होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित औषधि के बेच की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाकर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में विभाग द्वारा उठाए गए नमूनों की जांच हेतु प्रदेश में एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर में संचालित है। औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर द्वारा उसमें उपलब्ध मानव संसाधन उपकरणों के क्षमतानुसार औषधियों के नमूनों की जांच की जा रही है। औषधि नियंत्रक संगठन द्वारा उठाए गए नमूनों की पूर्ण क्षमतानुसार जांच विश्लेषण करते हुए प्रति वर्ष लगभग 6,000 नमूनों की जांच का कार्य संपादित किया जा रहा है। औषधि नियंत्रण अधिकारी के द्वारा उठाए गए नमूनों में से औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5,288 नमूने जांच हेतु प्राप्त हुए एवं 6,409 नमूने जांच किए गए एवं वर्ष 21-22 जनवरी 22 तक 4,688 नमूने जांच हेतु प्राप्त हुए। 4,971 नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी की गई। 31 जनवरी 2022 की स्थिति में 6,050 नमूनों की जांच औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर के स्तर पर लंबित है। औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में लंबित नमूनों की जांच विश्लेषण को त्वरित गति से करने हेतु 10 अनुभवी फार्मासिस्टों को राज्य के विश्लेषक के रूप में अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा 20 फार्मासिस्टों को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में राज्य के विश्लेषक के सहयोग हेतु लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के उप निदेशक के द्वारा प्रयोगशाला को शनिवार एवं रविवार को भी खुला रखकर नमूनों की जांच किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 3 औषधि परीक्षण प्रयोगशाला